नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक ऐसी कहानी के सफ़र पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ ज़मीन के बंटवारे की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटने और फिर उन्हें जोड़ने की उम्मीद की कहानी है। इसका नाम है ज़मीन का बंटवारा। कहते हैं गांव की मिट्टी सिर्फ खेतों में नहीं बसती, वह लोगों के दिलों में भी रहती है। उसी मिट्टी में बचपन के खेल दबे होते हैं, माँ की दुआएं महकती हैं और पिता की मेहनत की खुशबू हमेशा के लिए बस जाती है। लेकिन जब उसी मिट्टी पर हक की लकीरें खींचने लगती हैं तो अक्सर दिलों के बीच भी अनदेखी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। यह कहानी दो भाइयों की है जो बचपन में एक ही थाली में खाते थे, एक ही खेत में दौड़ते थे और एक दूसरे के बिना खुद को अधूरा समझते थे। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि गांव वाले उनकी मिसाल दिया करते थे। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां इंसान को तय करना पड़ता है कि उसके लिए ज़्यादा कीमती क्या है, ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा या खून से जुड़ा एक अनमोल रिश्ता। इस कहानी में एक पुराना पुश्तैनी घर है जिसके आंगन में बरसों पुराना बरगद खड़ा है। दूर दूर तक फैले खेत हैं जिनमें सिर्फ फसलें नहीं बल्कि पीढ़ियों की यादें भी उगी हुई हैं। उन्हीं खेतों के बीच कुछ अनकहे जज्बात दबे हैं, कुछ अधूरे वादे हैं और कुछ ऐसे दर्द हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो गए हैं। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे आपको अपने गांव की गलियां याद आने लगेंगी, मिट्टी की वो सौंधी खुशबू महसूस होगी और शायद कहीं ना कहीं अपने जीवन का कोई भूला बिसरा रिश्ता भी याद आ जाएगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उन भावनाओं की यात्रा है जिन्हें हम अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में पीछे छोड़ देते हैं। तो अब रोशनी थोड़ी धीमी कर लीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस गांव की ओर जहां जमीन का बंटवारा सिर्फ खेतों का नहीं बल्कि दिलों का भी होने वाला था। रामपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक ऐसी लय थी जो सिर्फ गांव में ही महसूस की जा सकती है। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हल्की सुनहरी किरणें खेतों पर बिछी ओस की बूंदों को चमका रही थीं। कहीं दूर मंदिर की घंटी बज रही थी तो दूसरी तरफ मस्जिद से अजान की धीमी आवाज हवा में घुल रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू और बैलों की घंटियों की टन के बीच रघुनाथ सिंह अपने आंगन में चारपाई पर बैठे चाय पी रहे थे। उनकी आंखों में उम्र का अनुभव था और चेहरे पर वही सादगी जो वर्षों की मेहनत और ईमानदारी से आती है। उनके सामने फैले खेत सिर्फ जमीन नहीं थे, वे उनकी जिंदगी का सार थे। यही खेत उनके पिता ने उन्हें दिए थे और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत थी। घर के भीतर उनकी पत्नी सावित्री देवी चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं और आंगन में उनके दोनों बेटे मोहन और सोहन बचपन की आदत के अनुसार किसी छोटी सी बात पर हंसते हुए एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। दोनों अब जवान हो चुके थे, लेकिन उनके बीच बचपन वाली दोस्ती अब भी जीवित थी। मोहन बड़ा था, संयमी, गंभीर और जिम्मेदार। उसे खेतों से प्रेम था और वह पिता की तरह मिट्टी को पूजता था। वहीं सोहन छोटा था, चंचल, हंसमुख और सपनों से भरा हुआ। वह खेतों से प्यार तो करता था, लेकिन उसके सपने खेतों की मेड़ से बाहर तक जाते थे। रघुनाथ सिंह अक्सर दोनों को देखते और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते कि उन्हें इतने अच्छे बेटे मिले। उन्हें लगता था कि उनका परिवार ऐसा बरगद है जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई आंधी उसे हिला नहीं सकती। उन्हें क्या पता था कि कभी कभी सबसे मजबूत जड़ों के भीतर भी दरारें चुपचाप जन्म ले लेती हैं। दिन बीतते गए और जिंदगी अपनी लय में चलती रही। खेतों में गेहूं की फसल लहलहा रही थी और गांव में हर तरफ खुशहाली का माहौल था। मोहन सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और देर शाम लौटता। उसके हाथों में मिट्टी लगी रहती, लेकिन चेहरे पर संतोष होता। उसे लगता था कि पिता की मेहनत को आगे बढ़ाना ही उसका धर्म है। दूसरी तरफ सोहन का मन अब बदलने लगा था। गांव में आए नए मोबाइल टावर, शहर से लौटे कुछ युवाओं की चमकदार बातें और टीवी पर दिखती बड़ी दुनिया ने उसके भीतर एक बेचैनी पैदा कर दी थी। वह अक्सर सोचता, क्या जिंदगी सिर्फ खेत जोतने के लिए है? क्या वह भी कुछ बड़ा नहीं कर सकता? एक रात जब पूरा परिवार खाना खा रहा था, सोहन ने अचानक कहा, बाबूजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ, कुछ अपना करना चाहता हूँ। उसके शब्द सुनकर सावित्री देवी का हाथ थम गया और मोहन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। रघुनाथ सिंह ने कुछ पल चुप रहकर पूछा, शहर जाकर क्या करेगा? सोहन ने कहा, कोई व्यापार करूंगा, दुकान खोलूंगा, कुछ नया करूंगा। मोहन ने धीरे से कहा, लेकिन यहाँ की जिम्मेदारी? सोहन ने जवाब दिया, भैया,
मैं भाग नहीं रहा, बस अपना रास्ता ढूंढना चाहता हूँ। उस रात घर में पहली बार एक अजीब सी चुप्पी थी। रघुनाथ सिंह देर तक जागते रहे। उन्हें बेटे के सपनों से शिकायत नहीं थी, लेकिन कहीं भीतर एक डर था। क्या यह वही पहला कदम है जो परिवार को अलग दिशाओं में ले जाएगा? कुछ महीनों बाद सोहन शहर चला गया। जाते समय उसकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल में उम्मीद थी। उसने मां के पैर छुए, पिता का आशीर्वाद लिया और मोहन को गले लगाकर कहा, भैया मैं जल्दी लौटूंगा। मोहन मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन उतर आया। अब खेतों में वह अकेला था। हर वह काम जो पहले दोनों मिलकर करते थे, अब उसे अकेले करना पड़ता। शुरुआत में सोहन हर हफ्ते फोन करता, महीने में एक बार गांव आता और घर में फिर से रौनक लौट आती। वह शहर की बातें सुनाता, ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें, नए लोग, नए अवसर। सावित्री देवी गर्व से सुनती, लेकिन रघुनाथ सिंह सिर्फ इतना पूछते, वहां खुश है? मोहन हर बार यही कहता, हाँ बाबूजी खुश है। लेकिन धीरे धीरे फोन कम होने लगे, गांव आना भी कम हो गया। सोहन की आवाज में अब शहर की तेजी आ गई थी। उसके कपड़े बदल गए, बोलने का अंदाज बदल गया और शायद सोच भी। उधर गांव में मोहन का जीवन पहले जैसा ही रहा, खेत, घर और परिवार। उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है, लेकिन जब भी वह खेत की मेड़ पर अकेला चलता, उसे अपने साथ सोहन की कमी महसूस होती। वही मेड़ जहां दोनों बचपन में दौड़ा करते थे, अब उसे थोड़ी लंबी लगने लगी थी। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन अचानक रघुनाथ सिंह की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीने में तेज दर्द उठा और पूरे गांव में खबर फैल गई। डॉक्टर बुलाया गया, दवा दी गई, लेकिन उम्र अपना असर दिखा रही थी। बिस्तर पर लेटे रघुनाथ सिंह ने मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरह तेरे कंधों पर है। फिर उन्होंने सोहन को फोन करने को कहा। 2 दिन बाद सोहन शहर से आया। पिता को कमजोर देखकर उसकी आंखें भर आईं। उस रात पूरा परिवार उनके कमरे में बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और भीतर एक अनजाना डर सबके दिलों में था। रघुनाथ सिंह ने दोनों बेटों को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, मेरी एक आखिरी इच्छा है, इस जमीन को कभी मत बांटना। यह सिर्फ खेत नहीं है, यह तुम्हारे पुरखों की इज्जत है। अगर यह बंटी तो सिर्फ जमीन नहीं बंटेगी, दिल भी बंट जाएंगे। दोनों भाइयों ने रोते हुए सिर हिलाया और वादा किया। उस पल किसी को नहीं लगा कि यह वादा कभी टूट सकता है, लेकिन जीवन के सबसे मजबूत वादे भी कभी कभी हालात के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद रघुनाथ सिंह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ पड़ा। मोहन ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी और सोहन पिता की चिता के सामने फूट फूट कर रोया। उस दिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा था, मानो दुनिया की हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। मोहन ने बिना रुके सब संभाल लिया, खेत, माँ, परिवार, गांव के रिश्ते, सब कुछ। उसने खुद को पूरी तरह मिट्टी के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ सोहन कुछ दिन गांव में रहा, लेकिन फिर शहर लौट गया। अब उसका व्यापार ठीक चलने लगा था। उसने शहर में एक छोटी सी दुकान खोली, फिर उसे बढ़ाया। उसकी पत्नी रीना, जो शुरू से ही महत्वाकांक्षी थी, अब उससे अक्सर कहती, देखो जिंदगी आगे बढ़ रही है, गांव की जमीन तुम्हारा हक है, उसे यूं ही मत छोड़ो। शुरू में सोहन हंसकर टाल देता। वह कहता, भैया सब संभाल रहे हैं, मुझसे ज्यादा उनका हक है। लेकिन रीना बार बार वही बात दोहराती, आज भरोसा है, कल क्या होगा? अगर सब उनके नाम हो गया तो? ये शब्द धीरे धीरे सोहन के मन में जगह बनाने लगे। शहर की जिंदगी ने उसे सिखाया था कि हर चीज कागज पर तय होनी चाहिए, वहीं गांव की जिंदगी ने उसे भरोसा सिखाया था। अब उसके भीतर यही दो दुनिया लड़ने लगी, भरोसा और अधिकार। एक रात उसने खुद से पूछा, क्या मैं गलत हूं अगर अपना हिस्सा मांगूं? जवाब उसके पास नहीं था, लेकिन सवाल अब स्थायी हो चुका था। उधर गांव में सावित्री देवी ने बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। माँ की आंखें अक्सर वह देख लेती हैं जो शब्दों में नहीं कहा जाता। उन्होंने कई बार मोहन से पूछा, सब ठीक है ना? मोहन हर बार मुस्कुरा देता, लेकिन वह जानता था कि सोहन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातों में एक दूरी आ गई थी। फिर भी वह छोटे भाई से प्यार करता था। उसे लगता था कि समय सब ठीक कर देगा। गांव में दीपावली आई। हर साल की तरह पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। आंगन में दिए जले, मिठाइयाँ बनी, बच्चे खेले। बाहर से सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा हमेशा था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था।
रात के खाने के बाद जब सब बैठे थे, सोहन ने अचानक कहा, भैया मुझे आपसे एक बात करनी है। मोहन ने सहजता से कहा, हाँ बोल। सोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि जमीन का बंटवारा हो जाए। शब्द छोटे थे लेकिन असर बिजली जैसा था। सावित्री देवी का हाथ कांप गया। मोहन की आंखें जैसे ठहर गईं। उसने सोचा शायद उसने गलत सुना है। क्या? उसने धीरे से पूछा। सोहन ने इस बार स्पष्ट कहा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। घर में एक गहरा सन्नाटा उतर आया। बाहर पटाखों की आवाजें थीं, लेकिन भीतर सब कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ चोट थी। उसने कहा, तुझे बाबूजी की आखिरी बात याद है? सोहन ने नजरें झुका लीं। याद है, लेकिन हालात बदल गए हैं। मोहन ने पूछा, हालात बदले हैं या सोच? यह सवाल सीधा था और दर्द से भरा हुआ। सावित्री देवी ने रोते हुए कहा, बेटा जमीन बांटोगे तो माँ को किस हिस्से में रखोगे? यह सुनकर कुछ पल के लिए सोहन भी टूट गया। उसकी आंखें भर आईं। वह कहना चाहता था कि वह माँ से दूर नहीं होना चाहता, भाई से अलग नहीं होना चाहता, वह सिर्फ अपना हक चाहता है। लेकिन रिश्तों में अक्सर शब्द अपने अर्थ खो देते हैं। रीना, जो चुप बैठी थी, उसने धीरे से कहा, हम सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहे हैं, कोई दुश्मनी नहीं। यह वाक्य आग में घी जैसा था। मोहन ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ सोहन की इच्छा नहीं है, इसके पीछे कोई और आवाज भी है। उस रात किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। दियों की रोशनी फीकी लग रही थी। सावित्री देवी मंदिर के सामने बैठकर देर तक रोती रहीं। उन्हें लग रहा था कि रघुनाथ सिंह की सबसे बड़ी आशंका सच होने जा रही है। अगली सुबह गांव में खबर फैल चुकी थी। गांव में बातें छुपती नहीं। लोग चौराहे पर चर्चा करने लगे। रघुनाथ के घर में बंटवारा होगा। कुछ को दुख था, कुछ को आश्चर्य। गांव के बुजुर्ग हरिनारायण जी शाम को घर आए। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, बेटा जमीन का झगड़ा शुरू हो जाए तो पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। मोहन चुप रहा, सोहन भी चुप रहा। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। आखिर तय हुआ कि कुछ दिन बाद पंचायत बैठेगी और फैसला होगा। यह सुनते ही सावित्री देवी का दिल बैठ गया। उनके लिए पंचायत का मतलब था, अब बात घर की चौखट से बाहर निकल चुकी है। उस रात मोहन खेतों में चला गया। वह उसी मेड़ पर बैठा जहां बचपन में वह और सोहन पतंग उड़ाते थे। हवा वैसी ही थी, चांद वैसा ही था, खेत वैसे ही थे, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई और धीरे से कहा, बाबूजी, मैंने कोशिश की, लेकिन शायद मैं आपका घर बचा नहीं पाया। उसी समय पीछे से कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा, सोहन खड़ा था। दोनों भाई कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। कोई शब्द नहीं था, सिर्फ वर्षों का प्यार और अचानक खड़ी हुई दूरी थी। लेकिन यह दूरी अब कितनी बढ़ेगी, यह आने वाला समय तय करने वाला था। गांव की रात पहले जैसी शांत थी, मगर इस बार उस शांति में एक तूफान छिपा हुआ था, जो बहुत जल्द पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। रात के उस सन्नाटे में खेत की मेड़ पर खड़े दोनों भाइयों के बीच जो खामोशी थी, वह किसी भी शब्द से ज्यादा भारी थी। चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, लेकिन दोनों की आंखों में जो धुंध थी, उसे कोई रोशनी साफ नहीं कर सकती थी। मोहन मिट्टी को हाथ में लिए बैठा था और सोहन कुछ कदम दूर खड़ा था, मानो वह आगे बढ़ना चाहता हो, लेकिन कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। काफी देर बाद सोहन ने धीरे से कहा, भैया, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। मोहन ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, तो फिर लड़ाई की शुरुआत क्यों की? सोहन के पास इस सवाल का कोई सीधा उत्तर नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने जिंदगी को अब दूसरे नजरिए से देखना शुरू किया है। शहर में हर चीज हिस्सों में बंटी होती है, घर, दुकान, जिम्मेदारियां, यहाँ तक कि रिश्ते भी। वहाँ कोई किसी पर बोझ नहीं बनता। मोहन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान दर्द से भरी थी। उसने कहा, गांव में रिश्ते हिस्सों में नहीं बंटते सोहन, यहाँ लोग अपने हिस्से का दुख भी बांट लेते हैं। यह सुनकर सोहन चुप हो गया। उसे याद आया कि बचपन में जब वह बीमार पड़ता था तो मोहन पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहता था। जब उसे स्कूल में किसी ने मारा था तो मोहन ने बिना सोचे उसके लिए लड़ाई की थी। वह जानता था कि उसका भाई गलत नहीं है, लेकिन उसके भीतर अब एक दूसरा डर भी था। अगर उसने आज अपना हिस्सा नहीं मांगा तो क्या कल वह खुद को कमजोर महसूस करेगा? क्या उसके बच्चे कभी उससे नहीं पूछेंगे कि उनका हक कहाँ है? इन सवालों ने उसे बेचैन कर दिया था। उस रात दोनों भाई बिना कुछ तय किए वापस घर लौट आए, लेकिन उनके कदमों की दूरी बता रही थी कि अब उनके रास्ते पहले जैसे नहीं रहे।
अगले कुछ दिन घर में ऐसा माहौल रहा जैसे किसी ने हंसी पर ताला लगा दिया हो। सावित्री देवी हर सुबह पूजा करती और भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती, हे ठाकुर जी, मेरे बच्चों को बचा लो। लेकिन मन के भीतर वह जानती थी कि अब मामला उनके हाथ से निकल चुका है। मोहन पहले की तरह खेतों में जाता, काम करता, मजदूरों को संभालता, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराने लगे थे। वह कम बोलने लगा था। दूसरी तरफ सोहन गांव में ही रुक गया था, क्योंकि पंचायत का फैसला होना था। रीना भी उसके साथ थी और वह हर रोज उसे यही समझाती, भावुक मत बनो, अगर आज पीछे हटे तो जिंदगी भर पछताओगे। यह बात सुनकर सोहन परेशान हो जाता। उसे लगता जैसे वह दो दिशाओं में खिंच रहा है, एक तरफ पत्नी की बात, दूसरी तरफ भाई का प्रेम। उसी दौरान गांव के लोग भी अपने अपने तरीके से आग में घी डालने लगे। कोई कहता छोटे का हक है, मांग रहा है तो गलत क्या, तो कोई कहता मोहन जैसा भाई हर किसी को नहीं मिलता, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव की गलियों में चर्चा बढ़ती गई। बच्चे भी अब पूछने लगे थे, क्या चाचा अब अलग घर में रहेंगे? और यही सवाल सावित्री देवी के दिल में कांटे की तरह चुभ जाता। एक शाम उन्होंने दोनों बेटों को आंगन में बुलाया। उनकी आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, तुम दोनों को एक कहानी सुनाऊं। जब तुम छोटे थे, एक बार तुम दोनों ने एक खिलौने के लिए झगड़ा किया था। तब मैंने वह खिलौना तोड़ दिया था, ताकि तुम समझो कि चीजें टूटे तो फिर जुड़ सकती हैं, लेकिन प्यार टूटे तो आवाज नहीं होती, दर्द होता है। दोनों बेटे सिर झुकाए बैठे रहे। लेकिन कभी कभी इंसान दर्द समझता है, फिर भी अपने फैसले से पीछे नहीं हट पाता। पंचायत का दिन आ गया। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे चारपाइयां बिछाई गईं। बुजुर्ग, पड़ोसी और रिश्तेदार सब इकट्ठा हुए। सरपंच रामदयाल जी बीच में बैठे थे, गंभीर चेहरा, सफेद दाढ़ी और वर्षों का अनुभव। उन्होंने दोनों भाइयों को सामने बुलाया। पहले सोहन से पूछा गया, तू क्या चाहता है? सोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपना हिस्सा चाहता हूं, ताकि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकूं। फिर मोहन से पूछा गया, तू क्या कहता है? मोहन ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरे भाई को हिस्सा चाहिए तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि यह फैसला हमारे पिता की आत्मा को दुख न दे। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। रामदयाल जी ने दोनों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, जमीन बांटना आसान है, दिलों को बचाना मुश्किल। अगर बंटवारा होना ही है तो कम से कम नफरत मत बांटो। काफी चर्चा के बाद तय हुआ कि 25 बीघा जमीन 2 हिस्सों में बांटी जाएगी। 12-12 बीघा दोनों भाइयों को और 1 बीघा सावित्री देवी के नाम रहेगी, ताकि वह जिस बेटे के साथ चाहें रह सकें। यह सुनते ही सावित्री देवी फूट पड़ी। उन्होंने रोते हुए कहा, क्या मैं भी अब जमीन का हिस्सा बन गई हूँ? उनकी बात सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं, लेकिन फैसला हो चुका था। कागज तैयार हुए, हस्ताक्षर हुए और उसी पल एक परिवार की दशकों पुरानी एकता आधिकारिक रूप से 2 हिस्सों में बंट गई। बंटवारे के बाद सबसे पहला काम हुआ घर के बीचों बीच दीवार खड़ी करना। जिस आंगन में कभी दोनों भाई साथ बैठकर खाना खाते थे, वहां अब मजदूर ईंटें लगा रहे थे। हथौड़े की हर चोट जैसे सावित्री देवी के दिल पर पड़ रही थी। वह मंदिर के सामने बैठी थीं, आंखें बंद थीं, लेकिन आंसू लगातार बह रहे थे। मोहन दीवार को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, मानो वह भीतर से सुन्न हो चुका हो। सोहन भी खड़ा था, लेकिन वह मजदूरों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे हर ईंट उसके और उसके भाई के बीच एक नया फासला जोड़ रही है। शाम तक दीवार खड़ी हो गई। अब घर सचमुच 2 हिस्सों में बंट चुका था। रसोई अलग, दरवाजे अलग, चूल्हे अलग, यहाँ तक कि पानी का घड़ा भी अलग रख दिया गया। उसी रात पहली बार सावित्री देवी ने खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा, जिस घर में एक चूल्हा बुझ जाए वहां खाना निगला नहीं जाता। मोहन बहुत देर तक उनके पास बैठा रहा, लेकिन उन्हें मना नहीं पाया। दूसरी तरफ सोहन के कमरे में रीना खुश थी। उसने कहा, अब सब साफ है, अब किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। लेकिन सोहन को राहत नहीं मिली। उसे लगा कि उसने कुछ पाया जरूर है, लेकिन बदले में बहुत कुछ खो दिया है। दिन गुजरने लगे। बंटवारे के बाद जिंदगी बाहर से सामान्य दिखने लगी, लेकिन भीतर सब बदल चुका था। खेत अब अलग थे। मोहन अपने हिस्से के खेत में पहले की तरह मेहनत करता रहा। उसकी फसल अच्छी थी, क्योंकि उसे मिट्टी की समझ थी। सोहन ने अपने हिस्से का खेत गांव के ही कुछ मजदूरों को ठेके पर दे दिया, क्योंकि वह शहर लौटने की तैयारी कर रहा था।
उसका मन अब गांव में नहीं लग रहा था, लेकिन जाने से पहले वह माँ से मिलने गया। सावित्री देवी ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह उनके पैरों में बैठ गया और बोला, माँ, मुझसे नाराज हो? सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, माँ नाराज नहीं होती बेटा, बस दुखी होती है। यह सुनकर सोहन रो पड़ा। उसने कहा, मैंने गलत किया क्या? सावित्री देवी ने लंबी सांस लेकर कहा, सही गलत समय बताएगा, लेकिन इतना याद रखना, जिस दिन तुझे अपने फैसले पर सबसे ज्यादा गर्व होगा, उसी दिन अपने भाई की आंखें जरूर याद करना। यह बात सोहन के दिल में उतर गई। वह शहर लौट गया, लेकिन अब उसके भीतर शांति नहीं थी। उधर मोहन ने खुद को और ज्यादा काम में झोंक दिया। उसने तय किया कि वह दर्द को कमजोरी नहीं बनने देगा, लेकिन हर शाम जब वह घर लौटता और दीवार के उस पार से माँ की खांसी की आवाज सुनता, उसका दिल टूट जाता। कुछ महीनों बाद शहर में सोहन का व्यापार अचानक डगमगाने लगा। जिस दोस्त के साथ उसने साझेदारी की थी, उसने धोखा दे दिया। दुकान का बड़ा नुकसान हुआ, कर्ज बढ़ने लगा। रीना घबरा गई। उसने कहा, गांव की जमीन बेच देते हैं, कुछ पैसा आ जाएगा। यह सुनकर सोहन जैसे तिलमिला उठा। उसने पहली बार गुस्से में कहा, जमीन बेचने की बात मत करना, वह सिर्फ जमीन नहीं है। रीना चौंक गई। उसे लगा था कि सोहन अब पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन भीतर कहीं उसका गांव अब भी जिंदा था। कई रातों तक सोहन सो नहीं पाया। उसने हिसाब लगाया, अगर वह जमीन बेच दे तो व्यापार बच सकता है, लेकिन फिर उसे पिता की आवाज सुनाई देती, यह सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारी पहचान है। अंततः उसने फैसला किया कि वह गांव जाएगा और मोहन से सलाह मांगेगा। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि बंटवारे के बाद दोनों ने शायद ही ठीक से बात की थी। लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें उसी दरवाजे पर वापस ले आती है जिसे हम छोड़ चुके होते हैं। जब सोहन कई महीनों बाद गांव पहुंचा तो शाम ढल रही थी। खेतों में धान की खुशबू फैली थी। उसने देखा, मोहन अपने खेत में मजदूरों के साथ काम कर रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरा पहले की तरह शांत था। सोहन कुछ दूर खड़ा रहा। मोहन ने उसे देखा, लेकिन काम नहीं छोड़ा। जब वह पास आया तो बस इतना बोला, आ गया। उस एक वाक्य में शिकायत भी थी, अपनापन भी। सोहन की आंखें भर आईं। उसने कहा, भैया, मुझसे गलती हो गई। मोहन ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खेत की मेड़ पर बैठ गया और इशारे से सोहन को भी बैठने को कहा। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर सोहन ने अपने व्यापार की सारी परेशानी बताई। उसने कहा, मैं टूट गया हूँ भैया, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मोहन ने ध्यान से सब सुना। फिर उसने वही कहा जो बड़ा भाई ही कह सकता है, जब तू गिरा है तो उठेगा भी, और जहां तक जमीन की बात है, उसे बेचना मत। पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन मिट्टी चली गई तो लौट कर नहीं आएगी। यह सुनकर सोहन रो पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि बंटवारे के बाद भी भाई का दिल नहीं बनता था। अगले दिन मोहन ने गांव के कुछ पुराने जानकारों से बात की। उसने सोहन के लिए मदद का रास्ता निकाला। कुछ कर्ज गांव के सहकारी बैंक से, कुछ अपनी बचत से। जब उसने अपनी जमा पूंजी का हिस्सा सोहन के हाथ में रखा तो सोहन ने कांपते हुए पूछा, इतना सब क्यों कर रहे हो? मोहन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तू मेरा हिस्सा नहीं, मेरा भाई है। यह सुनते ही सोहन उसके पैरों में गिर पड़ा। दोनों भाई वर्षों बाद वैसे गले मिले जैसे बचपन में मिलते थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस दीवार ने घर को बांटा था वह अब भी वहीं खड़ी थी, आंगन के बीचों बीच, हर दिन उन्हें उनके टूटे रिश्ते की याद दिलाती हुई। उस शाम सावित्री देवी ने दोनों बेटों को साथ देखा तो उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौटी। उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाया और धीरे से कहा, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ, शायद मेरे घर में फिर से एक चूल्हा जल सकता है। बाहर हवा चल रही थी, दीवार पर लगी धूल उड़ रही थी, मानो समय खुद यह तय करने की तैयारी कर रहा हो कि अगला कदम क्या होगा। सोहन के गांव आने और मोहन से वर्षों बाद दिल खोलकर बात करने के बाद जैसे दोनों भाइयों के बीच जमी बर्फ थोड़ी पिघली थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। उनके बीच का अपनापन अब भी मौजूद था, मगर उस पर बंटवारे की एक मोटी परत चढ़ चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक सोहन गांव में ही रुका। वह सुबह जल्दी उठकर मोहन के साथ खेत जाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में जाता था। दोनों साथ चलते, लेकिन बीच बीच में एक अजीब सी चुप्पी आ जाती। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठते तो अचानक दोनों को बचपन की कोई बात याद आ जाती और हल्की मुस्कान चेहरे पर आ जाती। मोहन महसूस कर रहा था कि उसका छोटा भाई अभी भी वही है,
बस वक्त और हालात ने उसके ऊपर कुछ परतें चढ़ा दी थीं। दूसरी तरफ सोहन भी ये समझने लगा था कि शहर ने उसे बहुत कुछ दिया ज़रूर, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उससे छीन भी लिया। उसने वहाँ पैसा कमाना सीखा, लेकिन सुकून खो दिया। यहाँ गांव में मिट्टी की खुशबू और भाई के साथ खेत में चलते हुए उसे वह शांति मिल रही थी जो वर्षों से कहीं खो गई थी। मगर घर के बीच बनी वह दीवार हर बार उसे याद दिला देती कि सिर्फ भावनाओं से सब कुछ वापस नहीं आता। एक शाम वह उसी दीवार के सामने खड़ा था। उसने हाथ से उसकी ईंटों को छुआ। उसे लगा जैसे हर ईंट में एक सवाल कैद है, क्या रिश्ते सच में फिर वैसे हो सकते हैं जैसे पहले थे? उसी समय पीछे से सावित्री देवी की आवाज आई, दीवारें तोड़ने से पहले बेटा मन की गांठें खोलनी पड़ती हैं। सोहन मुड़ा, उसकी आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। उधर गांव में धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी कि दोनों भाइयों के बीच बात फिर शुरू हो गई है। कुछ लोग खुश थे, कुछ को विश्वास नहीं हो रहा था। गांव के बुजुर्ग हरिनारायण जी ने एक दिन मोहन को बुलाकर कहा, बेटा समय कभी पीछे नहीं लौटता, लेकिन रिश्ते अगर बच जाएं तो समय को भी हराया जा सकता है। मोहन ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि उसके दिल में भाई के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि उसे पूरी तरह भुला पाना आसान नहीं था। उसी बीच रीना का व्यवहार बदलने लगा। उसने देखा कि सोहन अब गांव में ज्यादा समय बिताने लगा है, माँ के पास बैठता है, मोहन के साथ खेत जाता है, और सबसे ज्यादा उसे यह बात चुभ रही थी कि सोहन अब जमीन बेचने की बात से भी पीछे हट गया है। एक रात उसने सोहन से कहा, तुम फिर से वही पुराने रिश्तों में उलझ रहे हो, क्या भूल गए कि बंटवारा क्यों किया था? सोहन ने पहली बार दृढ़ आवाज में जवाब दिया, बंटवारा मैंने जमीन का किया था, दिल का नहीं। यह सुनकर रीना चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगने लगा था कि गांव का यह वातावरण उसके पति को उससे दूर कर रहा है। धीरे धीरे उसके मन में असुरक्षा बढ़ने लगी। उसने तय कर लिया कि वह सोहन को जल्द से जल्द शहर वापस ले जाएगी, लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक सुबह अचानक सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी महसूस हुई। मोहन तुरंत डॉक्टर को बुलाने गया और सोहन माँ के सिरहाने बैठ गया। माँ की हालत देखकर उसका दिल कांप उठा। वह उनके माथे पर पानी की पट्टियां रख रहा था और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि उम्र के कारण उनकी हालत कमजोर है और उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। उसी रात सावित्री देवी ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे। उन्होंने कहा, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी बेटा, लेकिन जाने से पहले एक ही इच्छा है, इस घर की दीवार गिरते हुए देखना चाहती हूँ। यह सुनकर दोनों भाई स्तब्ध रह गए। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। सोहन ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, माँ ऐसा मत कहो। लेकिन सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ की उम्र इच्छा से नहीं बढ़ती बेटा, लेकिन बच्चों के प्यार से जरूर लंबी हो जाती है। यह बात दोनों के दिल में उतर गई। उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। मोहन मंदिर के सामने बैठा रहा और सोहन आंगन में उस दीवार को देखता रहा। दोनों के भीतर एक ही सवाल था, क्या वे सचमुच वह दीवार गिरा पाएंगे? अगले दिन सुबह गांव के मजदूर खेतों में काम कर रहे थे कि अचानक मोहन के खेत में लगी मोटर खराब हो गई। पानी रुक गया और पूरी फसल खतरे में पड़ गई। मोहन परेशान हो गया। अगर अगले 2 दिन पानी नहीं मिला तो आधी फसल सूख सकती थी। उसने गांव में मदद मांगी, लेकिन कोई तत्काल समाधान नहीं मिला। तभी सोहन ने बिना कुछ कहे अपने हिस्से के खेत की मोटर और पाइप मोहन के खेत की तरफ मोड़ दिए। उसने मजदूर बुलाए और खुद कंधे से पाइप उठाकर काम में लग गया। मोहन ने उसे रोकना चाहा, तेरे खेत का पानी रुक जाएगा। सोहन ने मुस्कुराकर कहा, हमारे खेत का पानी रुक रहा है भैया, सिर्फ तेरे खेत का नहीं। यह सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। शाम तक दोनों भाइयों ने मिलकर पूरी सिंचाई पूरी कर ली। गांव वाले यह दृश्य देख रहे थे। वर्षों बाद दोनों भाई फिर साथ काम कर रहे थे। हरिनारायण जी ने दूर से कहा, लगता है मिट्टी ने अपना काम शुरू कर दिया। उस दिन पहली बार गांव वालों को लगा कि शायद यह परिवार फिर जुड़ सकता है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और यहाँ वह मोड़ अभी बाकी था। उसी शाम शहर से रीना के भाई विकास गांव आया। वह शुरू से ही बंटवारे के पक्ष में था
और उसे यह बात पसंद नहीं थी कि सोहन अब फिर मोहन के करीब जा रहा है। उसने रीना को अलग ले जाकर कहा, अगर आज तूने अपने पति को नहीं रोका तो कल सब कुछ फिर बड़े भाई के पास चला जाएगा। रीना पहले से ही असुरक्षित थी। विकास की बातों ने उसके मन का डर और बढ़ा दिया। रात को उसने सोहन से कहा, क्या तुम वापस वही सब करना चाहते हो? क्या फिर से अपने हिस्से को खतरे में डालोगे? सोहन थक चुका था। उसने कहा, मैं सिर्फ अपना घर बचाना चाहता हूँ। रीना बोली, घर? यह वही घर है जिसने तुम्हें बांट दिया। इस बार सोहन गुस्से में बोला, नहीं, घर ने नहीं, हमारी गलतियों ने हमें बांटा। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। आवाज इतनी ऊंची हो गई कि मोहन और सावित्री देवी भी सुनने लगे। सावित्री देवी के चेहरे पर दर्द उतर आया। उन्हें लगा जैसे वह घाव जो भरने लगा था फिर से खुल रहा है। लेकिन इस बार मोहन ने चुप नहीं रहा। वह दीवार के उस पार गया और पहली बार रीना से कहा, अगर मैंने कभी तुम्हें या सोहन को दुख दिया हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन अब यह घर और नहीं टूटेगा। उसकी आवाज में न गुस्सा था न शिकायत, सिर्फ सच्चाई थी। रीना कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने पहली बार मोहन की आंखों में देखा और समझा कि यह आदमी सचमुच अपने भाई से प्रेम करता है। उसके भीतर भी कुछ पिघलने लगा। अगले दिन सावित्री देवी की हालत थोड़ी सुधरी। उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, आज मुझे खेत दिखाने ले चलो। दोनों ने उन्हें सहारा दिया और बैलगाड़ी में बैठाकर खेतों की ओर ले गए। रास्ते में वही पगडंडियां थीं, वही पेड़ थे, वही तालाब था जहां बचपन में दोनों भाई नहाया करते थे। सावित्री देवी की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगीं। खेत पर पहुंचकर उन्होंने मिट्टी उठाई और दोनों बेटों के हाथों में रख दी। फिर बोली, यही मिट्टी तुम्हारे पिता की थी, यही तुम्हारी है और यही तुम्हारे बच्चों की होगी। इसे बांटो, जोतो, संभालो, लेकिन इसे कभी अपने दिलों के बीच मत आने देना। दोनों भाई रो पड़े। उसी समय हल्की बारिश शुरू हो गई। बूंदें खेतों पर गिर रही थीं, जैसे आकाश भी इस दृश्य का हिस्सा बन गया हो। मोहन ने सोहन की तरफ हाथ बढ़ाया। सोहन ने बिना देर किए उसका हाथ पकड़ लिया। यह सिर्फ हाथ मिलाना नहीं था, यह उस विश्वास की वापसी थी जो बंटवारे के दिन टूट गया था। गांव लौटते समय सावित्री देवी ने कहा, अब मुझे वह दीवार गिरती हुई देखनी है। इस बार दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिला दिया। अगले दिन सुबह मजदूर बुलाए गए। गांव के लोग भी देखने आए। जिस दीवार को बनाने में एक दिन लगा था, उसे गिराने में कुछ ही घंटे लगे। पहली ईंट मोहन ने निकाली, दूसरी सोहन ने। फिर दोनों ने मिलकर पूरी ताकत से दीवार को धक्का दिया। जैसे ही दीवार गिरी, आंगन में धूल का बादल उठा और उसके साथ ही वर्षों का दर्द भी जैसे उड़ गया। सावित्री देवी आंगन में खड़ी थीं। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, अब मेरा घर फिर घर लग रहा है। गांव वालों ने ताली बजाई। बच्चों ने खुशी से दौड़ना शुरू कर दिया। रीना भी चुपचाप यह सब देख रही थी। उसकी आंखें नम थीं। उसने आगे बढ़कर सावित्री देवी के पैर छुए और कहा, माँ, मुझसे गलती हुई। सावित्री देवी ने उसे गले लगा लिया। उस पल घर सचमुच फिर एक हो गया। लेकिन जिंदगी की कहानी सिर्फ दीवार गिरने से पूरी नहीं होती। रात को जब सब सो गए, मोहन आंगन में बैठा था। सोहन उसके पास आया और बोला, भैया, मैं सोच रहा हूँ कि शहर का व्यापार समेटकर गांव लौट आऊं। मोहन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, तू जहाँ रहेगा वहाँ घर रहेगा। दोनों भाई चुपचाप आसमान देखने लगे। तारों से भरा आसमान जैसे उनके पिता की आंखें बनकर उन्हें देख रहा था। हवा में अब सुकून था, लेकिन साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी। इस बार सिर्फ जमीन बचाने की नहीं, रिश्तों को संभालने की। क्योंकि जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया था कि बंटवारा जमीन का हो सकता है, लेकिन अगर दिल संभाल लिए जाएं तो हर टूटा रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। और उस रात रामपुर गांव में वर्षों बाद एक ही आंगन में एक साथ दो चूल्हों की नहीं बल्कि एक ही रसोई की खुशबू उठ रही थी, जो बता रही थी कि इस घर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब एक नई शुरुआत हुई है। बरसात का मौसम अपने पूरे रंग में था। रामपुर की मिट्टी भीगकर और गहरी हो गई थी, जैसे उसने वर्षों से दबे हुए दर्द को अपने भीतर समेट लिया हो। घर की दीवार गिरने के बाद आंगन फिर से खुला था, लेकिन खुले आंगन के साथ साथ अब दिल भी धीरे धीरे खुलने लगे थे। सुबह जब सावित्री देवी तुलसी के पास दीपक जलाती तो उनके चेहरे पर वह सुकून लौट आया था जो बंटवारे के बाद कहीं खो गया था। रसोई में फिर एक ही चूल्हा जलता था और उसकी खुशबू पूरे घर में फैलती थी, मानो यह सिर्फ भोजन की नहीं, रिश्तों की भी गर्माहट हो। मोहन और सोहन फिर साथ खेत जाने लगे थे। फर्क बस इतना था कि पहले यह साथ आदत था,
अब यह एक समझदारी भरा निर्णय था। दोनों अब कम बोलते, लेकिन जो भी कहते उसमें पहले से ज्यादा अपनापन होता। खेत की मेड़ पर चलते हुए मोहन ने एक दिन कहा, जानता है बंटवारे ने मुझे सबसे ज्यादा क्या सिखाया? सोहन ने उसकी ओर देखा। मोहन ने मिट्टी उठाकर कहा कि यह मिट्टी कभी किसी की नहीं होती, हम बस कुछ समय के लिए इसके रखवाले होते हैं। सोहन ने धीरे से सिर हिलाया। उसे लगा जैसे उसके भीतर का कोई बोझ हल्का हो रहा है। लेकिन जिंदगी हमेशा तब नया मोड़ देती है जब इंसान सोचने लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। उसी दोपहर गांव में एक जीप आकर रुकी। उसमें तहसील के कुछ अधिकारी थे। उन्होंने घर पर आकर एक नोटिस दिया। सरकार गांव के पास से एक नई सड़क निकालने जा रही थी और उसके लिए कुछ खेत अधिग्रहित किए जाएंगे। नोटिस पढ़ते ही दोनों भाइयों के चेहरों का रंग उड़ गया। सड़क ठीक वहीं से गुजरने वाली थी जहां उनके सबसे उपजाऊ खेत थे। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग खुश थे कि सड़क बनेगी तो शहर से संपर्क बढ़ेगा, जमीन की कीमत बढ़ेगी। लेकिन जिनकी जमीन सड़क के दायरे में थी उनके लिए यह चिंता का विषय था। मोहन के लिए वह खेत सिर्फ उपजाऊ जमीन नहीं थे, वहीं उसके पिता ने उसे पहली बार हल पकड़ना सिखाया था। वहीं सोहन और उसने बचपन में पतंग उड़ाई थी। अब वही जमीन सरकारी नक्शे में एक सीधी रेखा बनकर रह गई थी। शाम को दोनों भाई आंगन में बैठे नोटिस देख रहे थे। सोहन ने कहा, अगर सड़क बनती है तो मुआवजा मिलेगा, शायद बुरा नहीं है। मोहन ने उसकी तरफ देखा। यह वही पुराना सोहन वाला स्वर था, व्यवहारिक, शहर की सोच वाला। लेकिन इस बार उसमें लालच नहीं था, सिर्फ चिंता थी। मोहन ने शांत स्वर में कहा, मुआवजा जमीन की कीमत दे सकता है, उसकी यादों की नहीं। उसी समय गांव के कुछ किसान घर आए। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर तहसील में अपील करनी चाहिए। गांव के बुजुर्ग हरिनारायण जी ने कहा, अगर हम सब साथ रहे तो शायद सरकार रास्ता बदल दे। मोहन ने तुरंत हामी भर दी। सोहन भी तैयार हो गया। यह पहली बार था जब दोनों भाई सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए साथ खड़े हो रहे थे। सावित्री देवी ने उन्हें जाते देखा तो उनके चेहरे पर गर्व था। उन्होंने मन ही मन कहा, शायद यही तुम्हारे पिता चाहते थे, तुम दोनों साथ रहो, चाहे लड़ाई जमीन की हो या जिंदगी की। अगले कुछ दिन संघर्ष में बीते। मोहन और सोहन गांव-गांव जाकर किसानों को समझाते, दस्तखत करवाते, आवेदन तैयार करते। मोहन का धैर्य और गांव में उसकी प्रतिष्ठा लोगों को जोड़ रही थी, जबकि सोहन की शहर में सीखी समझदारी और दस्तावेजों की जानकारी काम आ रही थी। दोनों की खूबियां पहली बार इतने सुंदर तरीके से साथ आ रही थीं। तहसील के चक्कर लगते, अधिकारी टालते, कभी कोई कागज कम निकलता, कभी कोई नई शर्त सामने आ जाती, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। एक दिन जब वे तहसील से लौट रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों एक पुराने बरगद के नीचे खड़े हो गए, वही बरगद जैसा उनके घर के आंगन में था। सोहन ने हंसते हुए कहा, याद है भैया, बचपन में बारिश में भीगने के बाद माँ कैसे डांटती थी? मोहन मुस्कुराया, और तू हमेशा मेरी आड़ में छिप जाता था। दोनों हंस पड़े। वह हंसी छोटी थी लेकिन बहुत सच्ची थी। उसी पल मोहन ने महसूस किया कि उसका भाई सचमुच लौट आया है, सिर्फ घर में नहीं, दिल में भी। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, उन्हें एक नई चिंता मिली। सावित्री देवी की तबीयत फिर बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा, उम्र ज्यादा है, उन्हें तनाव से दूर रखिए। यह सुनकर दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे समय बार बार उन्हें याद दिला रहा है कि हर खुशी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। रीना भी अब बदलने लगी थी। पहले जहां वह हर बात में अपने हिस्से की बात करती थी, अब वह सावित्री देवी की दवा और खाने का ध्यान रखने लगी थी। एक रात उसने सोहन से कहा, शायद मैंने बहुत गलत समझा था इस घर को। सोहन ने उसकी ओर देखा। रीना की आंखों में पछतावा था। उसने कहा, मैंने हमेशा सोचा कि अपना हिस्सा बचाना जरूरी है, लेकिन अब समझ रही हूं कि सबसे बड़ा हिस्सा तो यह परिवार है। सोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह उनके रिश्ते के लिए भी एक नया मोड़ था। अगले दिन उसने खुद मोहन के लिए चाय बनाई और आंगन में ले गई। मोहन ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। रीना मुस्कुराई और बोली, भैया, अब मुझे भी इस घर में अपना हिस्सा चाहिए, प्यार वाला। यह सुनकर मोहन पहली बार खुलकर हंसा। सावित्री देवी दूर से यह दृश्य देख रही थी। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि भगवान ने उनका घर सचमुच लौटा दिया है। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। तहसील से खबर आई कि अपील खारिज हो गई है। सड़क का काम तय समय पर शुरू होगा। गांव में निराशा फैल गई।
लोग टूटने लगे। कुछ किसानों ने हार मान ली, लेकिन मोहन ने कहा, जब तक आखिरी कोशिश बाकी है, हार नहीं मानेंगे। सोहन ने उसका साथ दिया। उन्होंने फैसला किया कि अब जिला अधिकारी से मिलेंगे। जिला मुख्यालय गांव से दूर था। सुबह 4 बजे दोनों भाई बस से निकले। रास्ते भर उन्होंने खेतों, गांव और अपने पिता की बातें की। यह यात्रा सिर्फ सरकारी दफ्तर की नहीं थी, यह उनके रिश्ते की भी यात्रा थी। जिला अधिकारी से मिलना आसान नहीं था। घंटों इंतजार के बाद जब मुलाकात हुई तो अधिकारी ने उनकी बात सुनी, लेकिन कहा, यह परियोजना राज्य स्तर की है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर मोहन का चेहरा उतर गया, लेकिन सोहन ने हार नहीं मानी। उसने शहर में अपने कुछ पुराने परिचितों से संपर्क किया, मीडिया तक बात पहुंचाई और धीरे धीरे यह मुद्दा बड़ा होने लगा। एक स्थानीय अखबार में खबर छपी, रामपुर के किसान अपनी विरासत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। खबर फैलते ही कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी गांव पहुंचे। अब यह सिर्फ 2 भाइयों की लड़ाई नहीं थी, पूरा गांव एकजुट हो चुका था। मोहन ने पहली बार महसूस किया कि एकता सिर्फ परिवार को नहीं, पूरे समाज को बदल सकती है। लेकिन उसी दौरान एक नई मुसीबत आई। रीना गर्भवती थी और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। सोहन घबरा गया। संघर्ष, खेत, नोटिस, सब कुछ एक तरफ हो गया। अब उसके सामने सिर्फ उसकी पत्नी और आने वाला बच्चा था। उस रात मोहन ने बिना कुछ सोचे अपनी पुरानी जीप निकाली और खुद सोहन व रीना को शहर के अस्पताल ले गया। रास्ते में बारिश, कीचड़ और अंधेरा था। सड़कें खराब थीं, कई जगह जीप फिसली, लेकिन मोहन का हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत था। सोहन पीछे बैठा रीना का हाथ पकड़े था और उसकी आंखों में डर साफ था। उसने धीरे से कहा, भैया, अगर कुछ हो गया तो पिट मी। मोहन ने बीच में ही रोक दिया, कुछ नहीं होगा, तू बस हिम्मत रख। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने रीना को भर्ती कर लिया। घंटों इंतजार चला। सुबह होते होते खबर आई, रीना ने एक बेटी को जन्म दिया है। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी। यह सुनते ही सोहन रो पड़ा। उसने मोहन को गले लगा लिया। आज अगर तुम न होते, मोहन ने उसकी पीठ थपथपाई। पगले भाई, किस दिन काम आएगा। जब सावित्री देवी को यह खबर मिली, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, मेरे घर में नई जिंदगी आई है, अब कोई बुरा वक्त नहीं रहेगा। बच्ची का नाम रखा गया आशा। यह नाम सिर्फ एक बच्चे का नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की नई शुरुआत का प्रतीक था। कुछ दिनों बाद गांव लौटते समय दोनों भाइयों ने देखा कि सड़क निर्माण का काम शुरू हो चुका है। मशीनें खेतों के किनारे पहुंच गई थीं। यह दृश्य देखकर उनका दिल बैठ गया। लेकिन तभी जिला प्रशासन से एक नई सूचना आई। मीडिया दबाव और गांव की एकजुटता के कारण सड़क का नक्शा थोड़ा बदला गया है। अब उनके सबसे उपजाऊ खेत बच जाएंगे, सिर्फ किनारे की थोड़ी जमीन जाएगी। यह जीत पूरी नहीं थी, लेकिन हार भी नहीं थी। पूरे गांव में खुशी फैल गई। लोगों ने मिठाई बांटी। हरिनारायण जी ने कहा, यह जीत 2 भाइयों की नहीं, एकता की है। उस रात गांव में छोटा सा उत्सव हुआ। ढोल बजे, बच्चे नाचे और वर्षों बाद रामपुर ने फिर से खुद को मजबूत महसूस किया। मोहन और सोहन आंगन में बैठे थे। उनके बीच अब कोई दीवार नहीं थी, न ईंट की न मन की। सोहन ने कहा, भैया, अगर उस दिन मैंने बंटवारे की बात न की होती तो शायद हम यह सीख कभी नहीं पाते। मोहन ने गहरी सांस ली। कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि इंसान समझ सके कि जोड़ने की कीमत क्या होती है। रात गहरी हो चुकी थी। घर में सब सो चुके थे। सावित्री देवी अपनी पोती आशा को गोद में लिए धीरे धीरे लोरी गा रही थीं। आंगन में वही बरगद खड़ा था, अब पहले से भी ज्यादा मजबूत लगता हुआ। हवा उसकी पत्तियों को हिला रही थी, जैसे रघुनाथ सिंह कहीं ऊपर से यह सब देखकर मुस्कुरा रहे हों। मोहन और सोहन बरगद के नीचे बैठे थे। दोनों ने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। यह वही मिट्टी थी जिसने उन्हें जन्म दिया, लड़ाया, रुलाया और फिर मिलाया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जमीन की असली कीमत उसकी उपज में नहीं, बल्कि उसमें दबे रिश्तों में होती है। और रिश्तों की असली ताकत अधिकार में नहीं, बल्कि त्याग में होती है। रामपुर गांव फिर शांत था, लेकिन इस बार उस शांति में डर नहीं, सुकून था। एक ऐसा सुकून जो सिर्फ तब मिलता है जब इंसान अपने सबसे बड़े दर्द को माफ कर देता है। और इसी सुकून के साथ उस घर में, उस बरगद के नीचे एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी, जहां जमीन का बंटवारा नहीं, रिश्तों का मिलन याद रखा जाएगा। आशा के जन्म के बाद जैसे पूरे घर की धड़कन बदल गई थी। जिस आंगन में कभी सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब उसकी किलकारियां गूंजने लगी थीं।
सावित्री देवी की गोद फिर से भर गई थी और उनके चेहरे की झुर्रियों में अब एक नई चमक दिखाई देती थी। मोहन जब खेत से लौटता तो सबसे पहले हाथ मुंह धोकर सीधे आशा के पास जाता। वह उसकी छोटी सी उंगली पकड़ता और मुस्कुरा कर कहता, देखना, यह हमारे घर की किस्मत बदलेगी। सोहन यह सुनकर हंस देता, लेकिन उसके भीतर भी यही विश्वास पनप रहा था। रीना, जो कभी इस घर में अपने अधिकार की लड़ाई लेकर आई थी, अब उसी घर को अपना संसार मानने लगी थी। वह सावित्री देवी के साथ रसोई में काम करती, मोहन के लिए खाना बनाती और कई बार चुपचाप बैठकर आंगन में खेलती आशा को देखती रहती, मानो उसे देखकर वह अपने भीतर के सारे पुराने पछतावे धो देना चाहती हो।